ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में मास्टर करनी है, टॉप करके आना एग्जाम, छोड़कर आना है पेपर? अगर हाँ तो पहले बस एक छोटा सा टेस्ट दे। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चलाऊंगा म्यूट करके, 5 सेकंड के अंदर आपको वो डायलॉग बताना। गेस कर लिया? बहुत ही बढ़िया। अब एक और सवाल, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा जिसका जवाब भी आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। सवाल यह है, द 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर डैश डैश एंड डैश। अब कुछ बच्चों ने दोनों सवाल के जवाब एकदम ठीक दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पहला बिल्कुल ठीक होगा लेकिन दूसरा गलत। अब इस चीज से एक बात तो रियलाइज हो जाती है कि आपकी मीम नॉलेज बहुत प्यारी है, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी आपकी इकोनॉमिक्स उतनी ही रद्दड़, उतनी ही पुअर। क्या आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में कुछ किया है? कोई सॉल्यूशन ढूंढा है? या पूरी 12th इसी प्रकार बर्बाद करनी है जैसे 11th क्लास? अगर ऐसा ही करना है तो भैया हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को मत देखना। लेकिन अगर गेम पलटना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में मास्टर करना चाहते हो, तो कुछ 5 स्ट्रेटजीज मैं तुमको ऐसे बताने वाला हूं जो मैं अपनी 11th 12th की जर्नी और सीए जर्नी में यूज किया करता था और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। अगर इन 5 स्ट्रेटजीज को आप भी फॉलो करोगे ना तो आप भी इकोनॉमिक्स में मास्टर बन जाओगे। आपकी जितनी भी सारी दुविधाएं हैं ना इकोनॉमिक्स को लेकर कि सर थ्योरी याद नहीं होती, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमारा सर चक्कर खाने लग जाता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ध्वस्त हो जाएंगी। बस ये 10 मिनट इस स्ट्रैटेजी को दे दो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। स्ट्रैटेजी नंबर 1, जूम इन जूम आउट टेक्निक। अब इसका कैमरे के जूम इन जूम आउट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत ज्यादा लेना देना है। ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप हर एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझ पाओगे। देखो हमारी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त ये होती है कि हम इस सब्जेक्ट को एक एंगल से देखते हैं, जबकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसमें मल्टीपल एंगल से देखने की जरूरत है। तो करना क्या है, आओ समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठो तो सबसे पहली बार जूम इन टेक्निक का यूज करना है, यानी कॉन्सेप्ट को तह तक जाकर पढ़ना है। हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सारे शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए कि भैया ऑथर लिखना क्या। ऑथर मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो डेफिनेशन में क्या बताना चाहता है, कॉन्सेप्ट का कारण क्या था, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। हर चीज को तह तक जाकर पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिर जब आपको लगे कि भैया इतना पढ़ने के बाद आपकी दिमाग की तो मतलब ओवरफ्लो हो चुका है, उसके बाद आपको 10 से लेकर 15 मिनट का रिलैक्सेशन लेना है। गाने वाने सुनकर आओ, उससे बात कर आओ और उसके बाद फिर से उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, लेकिन एक नए एंगल से। एंगल चेंज हो गया है, एंगल हो चुका है जूम आउट। अब आपको उसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पढ़ना है, यानी आपको जानना है कि मोटा मोटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कहना क्या चाहता है, मेजर बात क्या कहना चाहता है, यानी एक काइंड ऑफ सार। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का समझ में आ जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट का क्या होता है ना बच्चों, वो पानी की तरह है, यानी जितना साफ उतना बढ़िया। और बाकी अगर ये सब ना हो पाए तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस जूम इन जूम आउट टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे ही करता था, अब आप भी एक बार करके देखना, आपको मजा आएगा। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर चल जाए तो सेकंड टेक्निक आपकी बहुत मदद करेगी, यानी 10-20-30 मेथड। यह है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब मेजॉरिटी बच्चों से मैं मिलता हूं ना, जब यह बात करता हूं तो उनकी एक मेजर समस्या है कि सर बड़े बड़े आंसर थ्योरी के याद नहीं होते, और हमारी अंग्रेजी भी आप ही की तरह हाई लेवल रहती है, यानी खुद से जब बनाकर आते हैं ना तो मार्क्स नहीं आते। देखो ये सेम समस्या मेरे साथ भी थी जब मैं 11th 12th में था, लेकिन इस स्ट्रैटेजी ने मेरा गेम पलट दिया। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसको एक एक करके समझते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें पढ़ते टाइम आपको 10 इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड को नोट डाउन कर लेना है। स्टेप नंबर 2, फिर उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 20 लाइनें लिखनी है, 20 से एक भी कम मत लिखना। स्टेप नंबर 3, और उन लाइंस को 30 सेकंड्स में रिवाइज करना है, या तो बोल के या फिर डायग्राम बनाकर। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी, लेकिन एक जो मेजर समस्या थी ना कि बड़े आंसर याद नहीं होते, अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर खुद आंसर बनाते थे, वो पता है क्यों मार्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अब आप इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हो, लाइंस भी आप खुद बना रहे हो और 30 सेकंड के अंदर रिवाइज भी कर रहे हो। अब ये जो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट का ऐसा फ्रेज बना लिया, वो आपको एग्जाम के समय पे बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब इससे आपकी इंडियन इको
या मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट की प्रॉब्लम तो यहां पे सॉल्व हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ग्राफिकली अप्रोच होती है या न्यूमेरिकल अप्रोच होती है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब वो पीपीसी कर्व और इनडिफरेंस कर्व का जो डिफरेंस था ना, मेरे को आज तक समझ नहीं आया था, बहुत लेट जाकर मैं क्लैरिटी बना पाया था, ठीक है ना, उन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उसको मेरी अगली स्ट्रैटेजी एकदम दूर कर देगी। स्ट्रैटेजी नंबर 3 यानी कंट्रास्ट टेबल टेक्निक। जिस भी टॉपिक्स को लेकर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हो ना, आपको एक टेबल बना लेनी है। जैसे मेरे बचपन में कंफ्यूजन किसमें थी, पीपीसी और आईसी के अंदर। सेम काम आप नेशनल इनकम के वेरियस मेथड्स के फॉर्मूले में भी कर सकते हो, क्या प्लस करना है क्या माइनस। आओ समझाता हूं। जैसे कॉन्सेप्ट है हमारा पीपीसी और आईसी, बस आपको एक एक वर्ड लिखना है। इसकी शेप बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, इनकी शेप याद नहीं होती कि भैया कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। स्लोप की बात करेंगे तो दोनों का नेगेटिव है। कारण क्या है इनके स्लोप के पीछे, यानी इसका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसका होता है इक्वल सेटिस्फैक्शन। और फिर बात करेंगे की एजम्पशन के ऊपर, इसकी आती है अनइक्वल एफिशिएंसी या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एग्जांपल भी जरूर दे देना कि ताकि रियलिटी चेक हो जाए, यानी गन्स वर्सेस बटर और यहां पर आ गया टी वर्सेस कॉफी। अब इससे होगा क्या, इससे जिस टॉपिक के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना, आपने उसको टेबल में तराश दिया। अब आते जाते कहीं पर भी आप उसको लेके जा सकते हो, कहीं पर चिपका सकते हो, सही है ना। जरूरी थोड़ा ना कि वॉशरूम में फोन ही बंदा लेकर जाए, अपने कमबोर्ड के आगे चिपका देना, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। और ऐसे ही सेम काम फॉर्मूले, बेटा एनआई के फॉर्मूले बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, सर एनआई के फॉर्मूले याद नहीं होते। ऐसी टेबल बनाओ और डिफरेंस क्रिएट कर दो और कहीं चिपका दो, इससे आपको पता ही है कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा और कंफ्यूजन दूर भी हो जाए। अब बच्चों पढ़ाई करते वक्त एक और बड़ी दिक्कत आती है, खास करके थ्योरेटिकल टॉपिक्स में, कि सर हम आगे तो बढ़ते रहते हैं लेकिन पुराना टॉपिक हम भूल जाते हैं। अब इससे लड़ने के लिए ना मेरी अगली स्ट्रैटेजी तुमको काम आएगी, जिसका नाम है केस स्टडी चैलेंज। अब बच्चों यहां पर आपको एक चैलेंज लेना है। ये चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने कर दिया तो गेम पलट जाएगी और कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। यहां आपको 7 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स का कोई भी छोटा या बड़ा टॉपिक उठाना है और उससे एक केस स्टडी डेवलप करनी है। उसी केस स्टडी को आपने अपने फ्रेंड्स, चाहे स्कूल के हों, ट्यूशन के हों या फैमिली मेंबर्स के सामने रिप्रेजेंट करना है। अब 7 दिन किस लिए, क्योंकि 7 फॉर अ रीजन। हाँ, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट तो शार्प होगा ही होगा, लेकिन आपको रियल लाइफ का एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आपने वो केस स्टडी खुद डेवलप की है। और हाँ, आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। देखो एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं रेड कार थ्योरी। ये कहती है कि जब भी हम किसी भी चीज को कॉन्शियसली फोकस करते हैं दिन रात, तो वो आपको ना हर जगह दिखाई देने लग जाती है। जब आप उस केस स्टडी को बना रहे होगे या उस केस स्टडी का टॉपिक ढूंढ रहे होगे, तब आप उसको फोकसली, कॉन्शियसली हर जगह देख पा रहे होगे। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल है तुम्हारे आशु सर। जब मैं उनके साथ होता हूं, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो मैं उनको देखता हूं कि वो हर जगह ना साइंस ढूंढ रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि भैया क्या मैं इससे कोई एक्सपेरिमेंट बना सकता हूं। तो देखो वो बंदा हर जगह कॉन्शियसली एक ही चीज पर उसको दिखाई देने लग जाता है, यार इससे भी साइंस बताई जा सकती है, इससे भी एक्सपेरिमेंट दिखाया जा सकता है। इसी से ही आप अपने इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो और याद कर सकते हो। अब आप जब इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लोगे ना, तो आप इकोनॉमिक्स में मास्टर हो जाओगे। लेकिन अभी भी एक चीज ऐसी है जो तुमको टॉपर बनाने से रोक सकती है, वो है मेरी अगली स्ट्रैटेजी। देखो अगली स्ट्रैटेजी वो है जिससे आप टॉपर और मीडियोकर बच्चे के अंदर जो फासला होता है ना, उसको दूर कर सकते, जो है डीईई मेथड। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है इंडियन बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। अब ये है क्या, ये आंसर प्रेजेंटेशन टेक्निक होती है जो सिर्फ टॉपर्स बच्चों को पता होती है, और अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो भाई साहब जितना मर्जी पढ़ लो, नंबर नहीं आए। तो इसलिए पूरे दिल और दिमाग से इस टेक्निक को सुनो और समझो। डीई का मतलब होता है डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन मेथड, और इसे लॉन्ग आंसर लिखते समय आपको याद रखना है। मतलब पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना है, और फिर उस एग्जाम्पल को डायग्राम या फिर एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। अब इस छोटी चीज के ना बहुत ज्यादा मायने हैं। मैं अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर एक बात कहता हूं कि अगर 100 रुपए के बादाम को 100 रुपए का बेचना है ना, तो बस थैली में डालो और दे दो। लेकिन उसी 100 रुपए के बादाम को 500 का बेचना है ना भाई साहब, तो आपको पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जैसे दिवाली के समय हमारे साथ होता है।
तो भैया प्रेजेंटेशन इज द की। तो जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा वैल्यू। अब यही सेम बातें आप अपने आंसर लिखते समय भी याद रखो। इन सभी स्ट्रैटेजीज को अपने पुराने मित्र के जैसे जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में दोस्त के जैसे काम आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कि ताकि वो भी समझ पाएं कि इकोनॉमिक्स में मास्टर कैसे बनते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।